गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं नेहा शर्मा वागर्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के हमने 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा 5वां लेक्चर है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्थाएं किस प्रकार से थी, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था पे हमने छोड़ा था। सामाजिक व्यवस्था की आज हम बात करेंगे। हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन किस प्रकार का था, साथ ही वहाँ की सड़कें कितनी विकसित थी, नालियाँ कितनी विकसित थी, ठीक है। ये 2-3 चीजें हमने देखी थी। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था के बारे में, यानी कि हम देखेंगे कि उस टाइम पर समाज में ऊंच नीच थी या नहीं थी, जाति व्यवस्था थी या फिर नहीं थी, धर्म व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, लोगों में कितनी खाई थी, अमीरी की और गरीबी की, ठीक है। वो हम आज चीजें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जिसमें हमको देखनी है कि उस टाइम की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। सामाजिक व्यवस्था, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद स्टार्ट होता है वैदिक पीरियड, ठीक है। यानी कि वेद जिस टाइम पर लिखे गए थे, वेदों के माध्यम से हमको जिस टाइम की जानकारी मिलती है, उसी को हम बोलते हैं वैदिक पीरियड या फिर वैदिक सभ्यता। ओके, हाँ। तो वैदिक सभ्यता से हमको पता लगता है कि उस टाइम पर हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। वर्ण व्यवस्था मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसको हम बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। समाज हमारा 4 भागों में विभाजित हो गया था। ओके, लेकिन वो कब हुआ था? वैदिक सभ्यता में। और वैदिक सभ्यता कब आती है? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आती है, ठीक है। यानी कि हमको इतना पता लग गया कि वर्ण व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत नहीं आती, ठीक है। और जब वर्ण व्यवस्था आती है उसी के बाद, मतलब बहुत बाद में जाकर जाति व्यवस्था स्टार्ट होती है। पहले वर्ण आए, उसके बाद अलग अलग जातियों में बटे वर्ण, ठीक है ना। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे ना तो आपकी जाति व्यवस्था थी और ना ही वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है। लेकिन फिर भी हमको थोड़ा विभेदीकरण देखने को मिलता है। कैसे मिलता है? वो हमको मिलता है उस टाइम का जो हमको घर मिले हैं, घरों के आकार में। जैसे कि कुछ घर हमने देखे आयताकार शेप में मिले हैं, कुछ घर हमको मिले हैं वर्गाकार शेप में, ठीक है। तो आयताकार शेप और वर्गाकार शेप का मतलब क्या है? कौन से वो लोग थे जो आयताकारों में रहते थे और कौन से वो लोग थे जो वर्गाकार वाले घरों में रहते थे। साथ ही हमको एक चीज ये मिली है कि जो उस टाइम के शहर थे, नगर थे, वो 2 भागों में विभाजित थे, ठीक है। एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग को हमने क्या नाम दिया है? दुर्ग टीला, ठीक है, जो ऊंचाई पर स्थित होता था और जिसमें प्रशासनिक अधिकारी या लोग जो रहते थे, ठीक है। उसके साथ ही प्रतिष्ठित लोग उसमें रहा करते थे, पुरोहित लोगों की बात करें वो उसमें रहा करते थे। और सामान्य जनता कहाँ पे रहती थी? वो पूर्वी इलाके में रहती थी, जिनको हम नगर बोला करते थे, ठीक है। तो यहाँ भी हमको एक चीज साफ स्पष्ट हो रही है कि विभेदीकरण तो था कि अमीर लोग कहाँ पे हैं और गरीब लोग कहाँ पे हैं। इसके अलावा हमको जो घर मकान देखने को मिले हैं, उन मकानों में देखा गया है कि कुछ मकानों में कमरे 5 हैं और कुछ मकानों में 2 कमरे हैं। जिससे हमको क्या पता लगता है कि भाई जिसके पास ज्यादा धन था या जो ज्यादा अमीर था, उसने अपने घर में 5 कमरे बनवाए होंगे, और जिसके पास कम था उसने अपने घर में 2 कमरे बनवाए होंगे, ठीक है। उसके साथ ही हमने देखा 2 मंजिला मकानों के भी हमको साक्ष्य मिले हैं, जिससे हमको पता लगता है कि 2 मंजिला मकान किनके होते होंगे? जिनके पास धन ज्यादा था। यानी कि जाति और वर्ण व्यवस्था के आधार पर विभेदीकरण नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन अमीरी और गरीबी के आधार पर, छोटे और बड़े के आधार पर विभेदीकरण हुआ करता था। ओके, तो इस बात को हम बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता में बिल्कुल भी विभेदीकरण नहीं था। ओके, बस आधार अलग अलग होते हैं। बाद में जाति व्यवस्था आ गई थी और सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे जाति व्यवस्था नहीं थी। ओके, चलिए सामाजिक व्यवस्था में क्या देखेंगे कि इस टाइम पर जाति व्यवस्था तथा वर्ण व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। लेकिन समाज में विभेदीकरण था। किस प्रकार से विभेदीकरण था? क्योंकि जो नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे, जिसको हम बोलते हैं दुर्ग टीला और एक को हम बोलते हैं
नगर जो कि पूर्वी भाग हुआ करता था। दुर्ग टीला में कौन से लोग रहते थे? प्रतिष्ठित लोग रहा करते थे। वही नगर, इसमें कौन रहते थे? सामान्य जनता रहा करती थी, जिससे हमको पता लगता है कि अमीरी गरीबी के आधार पर वहां पर विभेदीकरण था। ठीक है, चलिए, कुछ मकान जो हमको प्राप्त हुए हैं उसमें कितने कमरे हैं? 5 है। कुछ मकानों में 5 कमरे हैं तथा कुछ मकानों में 2 ही कमरे पाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जब आप वेशभूषा पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि जो अमीर वर्ग के लोग थे वो सोने चांदी, जो कीमती जो बहुमूल्य धातु होते थे या पत्थर होते थे, उनसे बने हुए आभूषण पहना करते थे। और वही बात करें गरीब लोगों की तो तांबे से बने हुए, हड्डियों से बने हुए, इस टाइप के वो आभूषण पहनते थे। ठीक है, चलिए, इसके अलावा देखो कुछ मकान हमको कैसे प्राप्त हुए हैं? कुछ मकान 2 मंजिला भी हुआ करते थे, हुआ करते थे। ठीक है, जिससे हमको क्या पता लगता है कि समाज अमीर और गरीब 2 वर्गों में विभाजित था उस टाइम पे। ओके, तो ये थी आपकी सामाजिक व्यवस्था। अब बात करते हैं अपन उस टाइम की वेशभूषा के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या पहनना पसंद करते थे। वेशभूषा, कपड़ों की जब हम बात करते हैं तो कपड़े उस टाइम पे दोनों तरीके के होते थे। जैसे कि आज हम पहनते हैं सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र, है ना? उस टाइम पर भी सूती वस्त्र भी पहने जाते थे और ऊनी वस्त्र भी पहने जाते थे। ठीक है, कपास, कपास की खेती का सबसे पुराना साक्ष्य हमको वहीं से मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ से। ठीक है, तो हम तब से ही सूती कपड़े पहनते आ रहे हैं। इसके साथ ही हम बात करें, रंगाई के कपड़े भी पहने जाते थे, है ना? इसका क्या साक्ष्य हमारे पास? लोथल से हमको रंगाई कुंड मिला है, जिससे हमको पता लगा है कि लोग रंगे हुए कपड़े भी पहनते थे। ओके ना, चलो देखो, वेशभूषा में हमने क्या देखा? सूती तथा ऊनी कपड़े पहनते थे लोग। ठीक है, लोथल से हमको रंगाई कुंड, रंगाई कुंड प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ा का साक्ष्य भी मिला है। सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला है हमको। साथ ही साथ अगर हम आभूषणों की बात करें तो आभूषणों में लोग हाथी दांत की हड्डियों के आभूषण पहनते थे, सोने चांदी के आभूषण पहनते थे। ठीक है, चलिए पहले बात कर लेते हैं कपड़े की। जब हम बात करते हैं सूती कपड़े की तो सूती कपड़ा पहले सादा भी मिलता था तथा कढ़ाईदार भी पाया जाता था, कढ़ाईदार भी होता था। इसका क्या साक्ष्य है हमारे पास? मोहनजोदड़ो से हमको क्या मिला है? एक पुजारी की प्रतिमा प्राप्त हुई है ना, जो शॉल ओढ़ के बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं। ठीक है ना, और उस पर क्या है? 3 पत्तियां कढ़ाई है, यानी कि 3 पत्तों की इस तरीके से आपको कढ़ाई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमको पता लगा कि उस टाइम के जो लोग थे वो कढ़ाईदार कपड़े भी पहना करते थे। ओके, साक्ष्य क्या है? मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा जिसमें जिसमें उन्होंने 3 पत्तियां शॉल
ओढ़ा हुआ है, ओढ़ा हुआ है। ठीक है, तो लोग सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, दोनों तरीके के कपड़े के दोनों तरीके के कपड़े का उपयोग करते थे। साथ ही साथ रंगे हुए कपड़े का भी उपयोग करते थे, क्योंकि हमको लोथल से रंगाई कुंड प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से हमको सूती कपड़ा प्राप्त हुआ है, इसलिए हमको पता है कि सूती कपड़े का उपयोग होता था। ठीक है, सूती कपड़ा सादा भी होता था और उस पर कढ़ाई भी करके लोग इस्तेमाल करते थे। कैसे पता? क्योंकि कढ़ाई वाले शॉल का हमको साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से, जो कि हमारे दाढ़ी वाले पुजारी जी की प्रतिमा है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा जो अमीर लोग होते थे, अमीर लोग आभूषण पहनते थे। ठीक है, किस किस के आभूषण? हाथी दांत, सोना, चांदी, व बहुमूल्य पत्थरों का। ठीक है, पत्थर या फिर मोती, मोतियों से बने आभूषण पहनते थे, तथा गरीब लोगों के लिए जो यूज में होता था धातु आभूषण के लिए, वो था आपका तांबा। ठीक है, गरीब लोग तांबा, हड्डियां, मिट्टी व पत्थर से बने आभूषण आभूषण पहनते थे, पहनते थे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमको पता है कि वहां के लोग क्या करते थे? श्रृंगार भी करते थे। औरतें जो होती थी वो श्रृंगार में विश्वास करती थी। क्यों? क्योंकि हमको चन्हूदड़ों से लिपस्टिक और कंघा, ये दो चीजें मिली है। ठीक है, साथ ही साथ हमको कुछ और भी, जैसे हड़प्पा से हमको श्रृंगार दान देखने को मिला है। ठीक है उसके साथ ही मोहनजोदड़ो से हमको चांदी की चूड़ियां प्राप्त हुई है। कालीबंगा की जब आप बात करोगे, कालीबंगा से हमको हाथी दांत की चूड़ियां प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये जितने भी साक्ष्य हैं, ये क्या इंगित करते हैं? कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो औरतें थी, जो लोग थे, वो श्रृंगार को पसंद करते थे या श्रृंगार किया करते थे। ठीक है, चलो, चन्हूदड़ों से लिपस्टिक लिपस्टिक तथा कंघा मिला है, कंघा मिला है। ठीक है, वहीं बात करें हड़प्पा, हड़प्पा से क्या मिला है हमको? श्रृंगारदान, श्रृंगारदान। मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो से हमको प्राप्त हुई है चांदी की चांदी की चूड़ियां प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये सब किसकी ओर इशारा करती हैं? कि उस टाइम पे महिलाएं श्रृंगार करती थी। ठीक है, कालीबंगा से हमको कालीबंगा से प्राप्त हुआ है हाथी दांत की चूड़ियां, जो आज भी आपको महिलाएं पहन के देखती हुई मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारे अवशेष हैं। ठीक है, बलूचिस्तान से आपको क्या मिलेगा? सिंदूर, बलूचिस्तान से सिंदूर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सब से हम क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं? कि महिलाएं श्रृंगार
श्रृंगार किया करती थी। ठीक है, तो वेशभूषा में देखो हमने क्या क्या देखा। वेशभूषा में हमने देखा कि लोग कपड़े पहनते थे, सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, दोनों तरीके के कपड़े पहनते थे। ठीक है, उसके साथ ही आभूषण भी पहनते थे। अमीर लोग अलग तरीके के आभूषण पहनते थे, वो भाई सोना चांदी और जो कीमती मोती मोती थे उनके बने आभूषण पहनते थे। ठीक है, उसके साथ ही हम देखें गरीब लोग पत्थर के, मिट्टी के, तांबे के, ठीक है, हड्डियों के, इनके बने हुए आभूषण पहना करते थे। साथ ही साथ श्रृंगार भी करती थी महिलाएं उस टाइम पे, जिसके साक्ष्य आपके सामने हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन महिलाओं की स्थिति कैसी थी उस टाइम पर। महिलाओं की स्थिति, आगे आप कोई भी सभ्यता पढ़ोगे, किसी भी समाज के बारे में पढ़ोगे, चाहे आप वैदिक समाज पढ़ो, चाहे आप उत्तर वैदिक समाज पढ़ो, महाजनपद काल पढ़ो, ठीक है, आगे जितने भी आप समाज पढ़ने वाले हो, सब में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, जिससे हमको अंदाजा लगता है कि आज के टाइम पे जो अपन महिलाओं की स्थिति देख रहे हैं वो स्टार्टिंग से है या फिर बीच में बदली थी या फिर आज ही ऐसी शुरू हुई है या फिर स्टार्टिंग से ऐसी ही चली आ रही है। ठीक है, इसलिए हम महिलाओं की स्थिति को ज्यादा अहम मुद्दा मानते हैं। साथ ही साथ देखो सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, ये सारी चीजें भी हमको साथ साथ कवर करनी पड़ती है, क्योंकि इतिहास में इतना लंबा समय काल रहा है ना, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमको ये सब परिवर्तन दिखाने होते हैं, या फिर आप मान सकते हो कि ये जो परिवर्तन हुए हैं, इन परिवर्तनों के आधार पर ही हमने अलग अलग कालों को बांटा है। ठीक है ना, क्लियर है। चलो महिलाओं की स्थिति के बारे में देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति क्या थी। क्या महिलाओं की स्थिति अच्छी थी या महिलाओं की स्थिति खराब थी? तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं खुदाई से, ठीक है, उसमें आपको देखने को मिलेगी कि स्त्री की टेराकोटा, टेराकोटा का मतलब होता है जो पकी हुई मिट्टी से जो मूर्तियां बनती हैं, ठीक है, टेराकोटा की जो मूर्तियां हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में हमको देखने को मिली है स्त्रियों की। ठीक है, जिससे हमको अंदाजा लगता है कि उस टाइम पे स्त्रियों की जो स्थिति थी वो अच्छी थी, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की जो व्यवस्था थी वो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, यानी कि महिलाओं की स्थिति ज्यादा पुरुषों से अच्छी थी, या फिर कह लीजिए आज के टाइम पे मुखिया एक पुरुष होता है तो उस टाइम पे मुखिया होती थी महिला। मात्र सत्तात्मक का मतलब ये था कि माता को पिता से ज्यादा अहम समझा जाता था। ठीक है, चलिए महिलाओं की स्थिति में देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता से उत्खनन में स्त्रियों की टेराकोटा मूर्तियां काफी मात्रा में प्राप्त हुई है, काफी मात्रा में प्राप्त हुई है, जिससे यह पता लगता है कि वो समाज मात्र सत्तात्मक समाज था, समाज था। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें तो एक हमको चित्र प्राप्त हुआ है, ठीक है, जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा हमको दिखाया गया है, जिससे हमको क्या पता लगता है कि वो उर्वरता की शक्ति के रूप में या फिर जननी के रूप में पूजी जाती होंगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम मान सकते हैं कि हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा की मूर्ति मिली है, जिसे
माना जाता है कि वह उर्वरता की शक्ति या जननी के रूप में पूजी जाती होगी, है ना, या फिर माना जाता होगा जननी, क्योंकि महिलाएं ही एक नए शिशु को जन्म देती है। ठीक है, तो प्रकृति देवी भी कहा गया है कि महिला की गर्भ से ही क्या निकल रहा है, पौधा निकल रहा है, प्रकृति, यानी कि प्रकृति को भी एक महिला के रूप में ही देखा गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि प्रकृति देवी की वो पूछते थे प्रतिमा को। ठीक है, साथ ही साथ स्त्रियों से संबंधित ही बहुत सारी हमको टेराकोटा की मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिससे हम अंदाजा लगाते हैं कि मातृ सत्तात्मक समाज हुआ करता था उस टाइम का। ठीक है, लेकिन एक चीज है कि यहाँ पर बहुविवाह तथा बाल विवाह का कोई साक्ष्य हमको देखने को नहीं मिला है। ठीक है, बाल विवाह प्रचलित नहीं थे। संभवतः हम ऐसा मान सकते हैं कि उस समाज में ना तो बहुविवाह हुआ करता था और ना ही बाल विवाह प्रचलित था। ठीक है ना, क्लियर है। चलो, ये तो था आपकी महिलाओं की स्थिति, देख लीजिए अच्छी खासी स्थिति थी। अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता किस टाइप का समाज था, पितृसत्तात्मक या मातृ सत्तात्मक, तो आपको लिखना है मातृ सत्तात्मक। ठीक है, क्यों था, क्योंकि हमको बहुत सारी ऐसी मूर्तियां उत्खनन में प्राप्त हुई है जिनसे पता लगता है लोग ज्यादातर स्त्रियों की मूर्तियों को ही पूजा करते थे देवी के रूप में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खाते पीते क्या थे, खाते पीते क्या थे। ठीक है, उनका खान पान किस टाइप से था। तो देखो, सबसे पहली बात तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी थे या मांसाहारी थे, तो आपको करना है कि दोनों थे, क्योंकि हमको बहुत सारी जगह से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे हमको पता लगता है हाँ कि वो लोग शाकाहार भी खाते थे, और कुछ जगह से हमको ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं जिससे हमको पता लगता है कि वे लोग मांसाहार भी खाते थे। तो आज की ही तरह पहले का समाज भी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों टाइप का देखने को मिलता था। ठीक है, क्लियर है। चलो देखो, खान पान में हम क्या लिखेंगे कि सभ्यता के लोग शाकाहारी व मांसाहारी हुआ करता था। हुआ करता था। ठीक है, कैसे, क्योंकि देखो हमको खेती या कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जिसमें हमको कहीं से मिला है कि जौ प्राप्त हुआ है, कहीं से हमको गेहूं प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहीं से हमको सरसों, कहीं से चना, कहीं से हमको भूसी की धान प्राप्त हुई है। ठीक है ना, तो वो चीज देखनी है। तो सबसे पहले देखो, हड़प्पा से हमको क्या प्राप्त मिला, क्या प्राप्त हुआ है। हड़प्पा की जब बात करेंगे तो यहाँ से हमको गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, वही बात करेंगे कालीबंगा की और बनावली की। इन दो जगह से हमको प्राप्त हुआ है सरसों व चना। ठीक है, वहीं अपन बात करेंगे लोथल की और रंगपुर की। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से हमको धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, और साथ ही साथ लोथल से तो हमको प्राप्त हुई है आटा पीसने की चक्की। ठीक है, तो ये सारी फसलें किस तरफ इंगित करती है, ये सारी फसलें हमको बताती है कि वहां के लोग क्या थे, शाकाहारी थे, शाकाहारी हुआ करते थे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको एक जगह मिलेगी सनौली। ठीक है, तो सनौली से हमको क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से हमको हड्डियां प्राप्त हुई है जानवरों की। ठीक है, जो आधी जली हुई है, जिससे हमको पता लगता है कि वहां के लोग मांसाहार भी किया करते थे। ठीक है, यहां से हमको क्या प्राप्त हुआ है, जानवरों की आधी जली हुई हड्डियां।
हड्डियों के साक्ष्य। ठीक है, और ये सब क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं कि वहां के लोग मांसाहारी भी थे। ठीक है, तो आईवीसी के लोग कैसे थे? शाकाहारी प्लस में मांसाहारी दोनों टाइप के हुआ करते थे। ओके, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं मदिरा पान का कोई अवशेष है कि नहीं है। जैसे कि शुरू से ही हम देखेंगे कि ड्रिंक करने की जो प्रथा है वो पहले से ही चली आ रही है। वैदिक टाइम पे भी आप देखोगे सोमरस, ठीक है, वो कैसा था? वो एक प्रकार का नशीला पदार्थ ही हुआ करता था, नशीली ड्रिंक होती थी। ओके, तो खान पान में अगर अपन देखेंगे कि मदिरा पान का कुछ अवशेष है कि नहीं है, तो आपको करना है ना, मदिरा पान का कोई साक्ष्य देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, देखो शाकाहारी भी थे मांसाहारी भी थे, लेकिन पीने वाले नहीं थे, तो खान पान ये था। ओके, चलो अब अपन बात करते हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बोर होते थे तो उस टाइम पे वो लोग क्या करते थे? मतलब कि मनोरंजन। जब हमने स्थल पढ़े थे उस टाइम पे हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के किसी स्थल से हमको शतरंज प्राप्त हुई थी। ठीक है, और वो स्थल कौन सा था? वो था लोथल। तो हमको पता है हाँ वो लोग खेलते थे, शतरंज खेलते थे, साथ ही साथ पक्षियों की लड़ाई करवाया करते थे। ठीक है, और क्या करते थे वो लोग? पशु पक्षियों की लड़ाई करवाना, मछली पकड़ना, ठीक है, और एक जो बहुत पहले के टाइम से चला आ रहा है शिकार करना, शतरंज खेलना, ये सब क्या थे? खिलौने बनाना, ये सब उनके मनोरंजन के साधन थे। ओके, तो मनोरंजन के साधनों में क्या क्या शामिल करेंगे हम? एक तो शिकार करना, दूसरा मछली पकड़ना, पशु पक्षियों की लड़ाई करवाना। आज भी आप बहुत सारी जगह पे देखोगे, साउथ में जब आप जाओगे तो जलीकट्टू नाम का एक त्योहार बनता है जिसमें बैलों की लड़ाई करवाई जाती है। ठीक है, तो ये वाली चीजें भी बहुत पहले के टाइम से चली आ रही हैं। शतरंज खेलना तथा खिलौने बनाना, खिलौने बनाना, ये सब क्या थे? ये उनके मनोरंजन के साधन थे। जैसे साक्ष्य की बात करें, साक्ष्य में हमको लोथल से मिला है क्या? शतरंज प्राप्त हुआ है। ठीक है, वहीं अपन बात करें बनावली, बनावली से हमको मिट्टी के हल का खिलौना प्राप्त हुआ है। ठीक है तो ये सब किस और इशारा करते हैं कि उस टाइम के लोग भी ये सब करते थे। ठीक है, एक आप इसको नृत्य नृत्य भी शामिल कर सकते हो, क्योंकि जब अपन बात करेंगे ना मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो से आपको याद हो तो एक नर्तकी की मूर्ति हमको प्राप्त हुई थी, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, जो ऐसी मुद्रा में खड़ी थी जैसे वो डांस कर रही हो, है ना? तो इससे हमको पता लगता है कि उस टाइम के लोग नृत्य यानी कि डांस करने में, गाने में, इन सब चीजों के भी शौकीन हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं धार्मिक स्थिति की, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धर्म के मामले में कैसे थे। देखो सिंधु घाटी सभ्यता जो टॉपिक आता है वो आपका आता है आद्य ऐतिहासिक काल, मतलब कि लिपि थी, उस टाइम के लोग लिखते थे, लेकिन हम उनको आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो लिपि नहीं पढ़े जाने की वजह से हमको पूरी जानकारी भी उनके बारे में नहीं है। उसी प्रकार से धार्मिक स्थिति का भी हमको उतना ज्ञान नहीं है। ठीक है, हम किस आधार पे मान सकते हैं? जिस आधार पे हमको वहां के उत्खनन में चीजें प्राप्त हुई है। ठीक है, चलो, तो लिपि पढ़े नहीं जाने के कारण लिपि नहीं पढ़े जाने के कारण हमें ज्यादा ज्ञान है नहीं वहां का।
पड़े जाने के कारण उस समय की धार्मिक स्थिति का ज्ञान हमें नहीं है। ठीक है, हमको नहीं पता वो लोग आत्मा को मानते थे कि नहीं मानते थे, भगवान को मानते थे कि नहीं मानते थे, लेकिन हमको कुछ प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। जैसे जैसे पशुपति की मोहर हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, बताया था आपको कि एक शिव जैसी प्रतिमा बैठी हुई है और उसके चारों तरफ कौन है, जानवर हैं, जिसको हमने पशुपति शिव का नाम दिया है। ठीक है, पशुपति की मोहर है। उसके अलावा मोहर के ऊपर हमको वृषभ भी प्राप्त हुआ है ना, जिसकी वजह से हमको पता है कि जो वृषभ था या फिर एक श्रृंगी जो वृषभ था वो वहां पर बहुत पवित्र माना जाता था। ठीक है, उसके अलावा मातृ देवी की भी हमको एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, मातृ देवी की प्रतिमा। ठीक है, इससे हमको क्या पता लगता है कि वो लोग पूजा पाठ तो करते थे बट मंदिर नहीं था उनके पास। ठीक है, उस टाइम पे वो लोग क्या करते थे, प्रकृति की पूजा, जल की पूजा किया करते थे, उसके साथ ही नाग पूजा किया करते थे, साथ ही साथ शिवलिंग। आज हम जो शिवलिंग की पूजा करते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही चला आ रहा है। ओके, शिवलिंग की जो पूजा होती है वो उसी टाइम से चली आ रही है। ठीक है, तो वो लोग ये पूजा करते थे, लेकिन एक बात याद रखना कि मंदिर का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है वहां से। मंदिर का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे कि वहां पर लोग आर्थिक स्थिति उनकी कैसी थी, पशुपालन था कि नहीं था, कृषि था कि नहीं था, व्यापार करते थे कि नहीं करते थे, वहां पे जो मोहर पाई गई है वो सारी चीजें हम देखेंगे। ओके, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।